हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप मैथ सीखने वाले हैं, वो भी रेलवे ग्रुप डी का, जिसे एस के झा सर द्वारा लिखा गया है। यह वॉल्यूम 3 है। इससे पहले मैंने एक वीडियो इसका सेट 1 का कंप्लीट करवाया है। उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में सेट 2 होने जा रहा है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं इस सेट को और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन है कि x + 1/x = 5 हो तो पूछा गया है, तो x के पावर 4 + 3x³ + 5x² + 3x + 1 बटा में x के पावर 4 + 1 बराबर क्या होगा। यह क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा कि भिन्न का जोड़ है सिंपल। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि भिन्न का जोड़ करते हैं तो एलसीएम x आएगा। इसका देखिए x में x से गुना करेंगे तो x² + 1 बराबर 5। x इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी x² + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इसको इतना रहने दीजिए अभी फिलहाल के लिए। फिर हम इसमें क्या करते हैं नया काम। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो x² + 1 का होल स्क्वायर बराबर 5x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा कि a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो a² यानी x के पावर 4 + 2xy यानी 2x² + 1 का स्क्वायर 1 बराबर 5 के स्क्वायर 25x² हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि 2x² उधर जाकर के घट जाएगा, 25x² में से 2x² घट जाएगा तो 23x² बचेगा, यानी x के पावर 4 + 1 बराबर कितना बचेगा, 23x²। यहाँ से ये दो चीज़ निकल गया। दोस्तों, इन्हीं दो चीज़ का प्रयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, इसको पहले हम लोग सजा लेते हैं एक साथ। तो यहाँ पे देखिए कि प्लस में इधर उधर लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो x के पावर 4 + 1, देखिए x के पावर 4 और +1 इसको एक साथ लिखे हैं प्लस। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये दोनों को एक साथ लिखेंगे और ये दोनों में से हम कॉमन लेंगे 3x। अगर 3x कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा आपका x² प्लस ये हो जाएगा 1। आई जैसे के तैसे इसको रहने दीजिए 5x² बटा में x के पावर 4 + 1। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, x के पावर 4 + 1 का वैल्यू क्या है, 23x² है ना। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 23x² + 3x इंटू, यहाँ पे देखिएगा कि x² + 1 का वैल्यू क्या है, तो x² + 1 का वैल्यू 5x आया है। तो इसके जगह पे हम 5x रखेंगे तो ये हो जाएगा 5x + 5x² बटा में x के पावर 4 + 1 बराबर क्या है, तो 23x² है, 23x²। यहाँ पे देखिएगा कि 23x² + 5 × 15 x² + 5x² बटा में 23x²। यहाँ पे देखिए सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 43x² बटा में 23x²। इसको काटेंगे तो x² से x² कट जाएगा, यानी 43/23 आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर में मैथ है। 1/2 भागे 1/2 का 1/2 बटा में 1/2 का 1/2 + 1/2 डिवाइडेड बाई, मध्यम ब्रैकेट में है क्या, 1.1/2 बटा में 1.1/3 ब्रैकेट बंद बराबर हुआ। एक क्वेश्चन है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। समझिए दोस्तों, यहाँ पे कि हम लोग क्या करेंगे कि कुछ स्टेप को गायब करेंगे और यहीं पे कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि भाग है और का है, तो भाग से भी पहले का काम होता है।
तो का काम सबसे पहले करेंगे, और का मतलब गुना होता है ना, लेकिन गुना से पहले भी और भाग से पहले भी का काम होता है। तो यहाँ पे देखिए गुना करेंगे इसको तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 1/4। तो आप जानते होंगे कि 1/2 भाग को गुना में चेंज कीजिएगा तो ये क्या होगा, आगे वाला पलट जाता है, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। बटा में देखिए का काम पहले होगा तो 2 दूनी 4, यानी 1/4 प्लस 1/2। भाग है तो भाग, यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 1, 3/2 पूर्णांक तोड़ करके लिख दिए हैं, 3 एकम 3 1, 4/3। ये हो गया आपका। इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 1 कट जाएगा, 2/1 बटा में ये हो जाएगा आपका एलसीएम 4, ये हो जाएगा 1 और 2 दूनी 4, 2 1 3, 3/4 भगे 3/2/4/3। यहाँ पे देखिएगा कि इसको हम लोग पलटते हैं तो चला जाएगा ऊपर, 2 गुने 4 बटा में 1 गुने 3। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा जैसे ही हम इसको गुना में चेंज करेंगे तो ये ऊपर जाने वाला है तो नीचे आ जाएगा, 3 गुने 3 नीचे आ जाएगा, और ये जब नीचे आने वाला है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 2 गुने 4। अब ये कटेगा नहीं तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 8 64, 64/3 3 9 9 27 से कम 27, 27 दूनी 54 और 10, 64/27, यानी 2 पूर्णांक 10/27 आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर में है, साइन x बटा में 1 प्लस कॉस x प्लस साइन x बटा में 1 माइनस कॉस x बराबर 4 है, तथा यहाँ पे देखिए कि दिया हुआ है कि 0 डिग्री से बड़ा x और x का मान जो है वह 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे चिन्ह जो है इधर उधर कर दिया है, तो x बराबर व्हाट, x का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि सिंपल आपका भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कट जाएगा इतना बार में। अब इससे दोनों में गुना करना होगा तो साइन एक्स से 1 में गुना कीजिएगा तो साइन एक्स प्लस माइनस माइनस, साइन एक्स में कॉस एक्स से गुना कीजिएगा तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स कट जाएगा इतना बार में, और इससे दोनों में गुना करेंगे। ठीक है, इससे दोनों में, यानी साइन एक्स से दोनों में गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर में 4। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा कि एक आपका माइनस में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, एक प्लस में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स प्लस साइन एक्स, 2 साइन एक्स बटा में यहाँ पे देखिए कि 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 4। 2 साइन एक्स बटा में देखिएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 4। अब इसको हम लोग काटते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि साइन एक्स से एगो साइन एक्स कट जाएगा और 2 से काटिएगा 2 दूनी 4। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि एक क्रॉस गुना हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स बराबर 1, तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। एक्स का मान निकालना है तो यहाँ पे देखिएगा कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आप जानते होंगे कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर,
बोला गया कि एक खंभे के पाद से भूतल पर सीधी रेखा में स्थित दो बिंदुओं से एक खंभे के शीर्ष के उन्नयन कोण परस्पर पूरक। तदनुसार यदि उस खंभे के पाद से दोनों बिंदुओं की दूरी क्रमशः 9 मीटर तथा 16 मीटर हो और दोनों बिंदु खंभे के बीच एक ही ओर हो तो उस खंभे की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि खंभा है ये वाला, इसका ये भूमि है और यहाँ पे देखिएगा कि इस प्रकार का यह सीन है, ठीक है, इस प्रकार का सीन है। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है ना दो बिंदु है और इसका उन्नयन कोण जो बनता है ये दोनों कोण मिला करके आपस में क्या है, पूरक, ठीक है। पूरक यानी 90 डिग्री का कोण है। इसको आप ए मान सकते हैं, इसको बी और इसको सी, इसको डी मान लीजिए, ठीक है। यानी कोण सी और कोण डी, यानी कोण सी प्लस कोण डी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से दूरी जो है मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक के 9 मीटर है, जबकि यहाँ से यहाँ 16 मीटर है, ठीक है। या फिर यहाँ से यहाँ 16 में मान लीजिए या फिर 9 मान लीजिए। तो हम लोगों से पूछा है हाइट, यानी एच बराबर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि इस प्रकार का सीन है तो हाइट बराबर होता है √अंडर दोनों दूरी का गुणनफल, यानी बी से डी तक का दूरी और गुने डी से सी तक का दूरी। तो एच बराबर हो जाएगा 16 नमा 144, यानी एच बराबर हो जाएगा 144 का वर्गमूल कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, यानी 12 मीटर। हाइट कितना आ गया तो 12 मीटर और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में बिंदु डी और ई क्रमशः AB तथा AC भुजाओं पर स्थित है। एक त्रिभुज है इस प्रकार का जिसका नाम है ABC और दोस्तों इसमें डी और ई क्रमशः AB और AC भुजाओं पर स्थित है। AB और AC भुजाओं पर स्थित दो बिंदु हैं, एक D है और एक E है, D है और E है। यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं हम लोग। इसका देखिएगा कि DE आधार BC के समांतर है, यानी DE जो है ना BC के समांतर है, यानी DE समांतर BC, ये चीज़ है। इसका देखिएगा कि O BE और CD का प्रतिच्छेदन बिंदु है। यहाँ पे देखिएगा कि O बिंदु जो है BE और DC का प्रतिच्छेदन बिंदु है, यानी इस प्रकार इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी इस प्रकार यहाँ से प्रतिच्छेद कर रहा है कौन, तो O, इस प्रकार, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि दिया हुआ है कि AB अनुपात DB, यानी AD अनुपात DB, AD अनुपात DB बराबर 4:3, यानी आप कह सकते हैं कि A से D तक का 4 है, A से D तक का 4 है, जबकि D से B तक का कितना है तो 3 है। तो हम लोगों से पूछा है कि DO अनुपात DC बराबर क्या होगा, ये चीज़ पूछा गया। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि जब DE यानी ये दोनों भुजा जो है आपस में क्या है तो समांतर है, तो यहाँ से त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC ये क्या होगा, दोनों समरूप होगा। जब समरूप होगा तो यहाँ पे देखिएगा, जब समरूप होगा तो AD यहाँ पे देखिएगा कि AD बटा में AB, AD बटा
ए बी बराबर ये हो जाएगा आपका डी ई बटा बी सी, डी ई बटा बी सी होता है, डी ई बटा बी सी होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि ए डी का मान कितना है, ए से डी तक का मान है 4 बटा में ए बी, ए से लेकर के बी तक का मान कितना है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 4 और 3 7 बराबर डी ई बटा में बी सी, यानी इतना का मान यहाँ से ये चीज़ निकल गया। अब यहाँ पे दोस्तों समझिएगा, यहाँ पे समझना क्या है कि अंतः एकांतर कोण हम लोग देखते हैं, तो अंतः एकांतर कोण ओ डी ई बराबर अंतः एकांतर कोण ओ सी बी होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि अंतर एकांतर कोण ओ ई डी, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। जब अंतः एकांतर कोण दोनों बराबर है तो इसका सम्मुख कोण भी क्या होगा, तो बराबर होगा। ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब दोनों सम्मुख कोण बराबर होगा तो यहाँ पे देखिएगा कि त्रिभुज ओ डी ई या डी ई ओ, त्रिभुज डी ई ओ समरूप त्रिभुज बी ओ सी होगा, बी ओ सी होगा, ठीक है। समरूप त्रिभुज क्या होगा, बी ओ सी होगा। तब इसमें हम लोग यहाँ पे निकालते हैं इसका रेशियो, यानी दोनों का रेशियो बराबर होगा, कब होगा, तो यहाँ पे देखिएगा कि डी ओ अब बटा में सी डी, यानी इतना बटा इतना, यानी डी ओ बटा ओ सी या सी ओ कहिए, डी ओ बटा ओ सी बराबर होता है डी ई बटा सी बी, डी ई बटा सी बी, डी ई बटा सी बी। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि डी ई बटा सी बी कहिए या बी सी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बी सी ही कर दीजिए, बी सी कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि डी ओ बटा ओ सी बराबर डी ओ बटा ओ सी बराबर, यहाँ पे देखिए डी ई बटा बी सी बराबर कितना है, 4/7, 4/7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसको हम पलट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको अगर हम पलटते हैं तो ओ सी बटा डी ओ बराबर हो जाएगा 7/4, 7/4 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि दोनों तरफ हम क्या करते हैं कि एक एक जोड़ देते हैं, दोनों तरफ एक एक जोड़ देते हैं। जैसे ही दोनों तरफ हम एक एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका ओ सी प्लस डी ओ बटा में डी ओ बराबर 11, 7 4 11/4, ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि ओ सी प्लस डी ओ, यानी ओ सी प्लस डी ओ, तो इसको हम लिख सकते हैं डी सी, इसको हम डी सी लिख सकते हैं, क्योंकि डी सी बराबर क्या होगा, ओ डी, ओ से डी तक और ओ से सी तक, ठीक है। तो दोनों के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डी सी लिख सकते हैं। तो डी सी बटा डी ओ बराबर हो जाएगा 11/4, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम लोगों से पूछा था क्या कि डी ओ अनुपात डी सी, तो डी ओ का वैल्यू कितना 4 है और डी सी का वैल्यू कितना है, तो 11 है, 11 है। तो 4/11 आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर। इसे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है? औसत गति बराबर होता है कब, जब जितना दूरी तय किया है इधर से उतना ही दूरी उधर से वापस आया है। चाल अलग अलग है, इधर से जाने का चाल अलग है और उधर से आने का चाल अलग है, लेकिन जब दूरी तय किया है तो जितना दूरी इधर से तय किया है उतना ही दूरी वापस आने में भी तय किया है। तब औसत गति क्या होता है, 2xy बटा में x + y होता है।
यानी 2 गुने जाने की चाल और गुने आने की चाल। तो जाने की चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और आने की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और नीचे में जाने की चाल प्लस आने की चाल, तो जाने की चाल 60 और प्लस 40 यानी 100। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 का, 6 चौके 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसका औसत चाल जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 26 नंबर में है कि वह समांतर श्रेणी निकालिए जिसका 7वां तथा 13वां पद क्रमशः 34 और 64 है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि समांतर श्रेणी में क्या होता है, तो पहला पद a होता है, इसका दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी होता है, तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d, उसी प्रकार a प्लस 3d है ना। और इसी प्रकार आपका आगे समांतर श्रेणी में पद होता है, जिसमें से हमको दे दिया गया है 7वां पद और 13वां पद का मान। तो 7वां पद यानी पद को टर्म लिखते हैं, यानी टी से टर्म, कौन सा टर्म, तो 7वां टर्म, यानी T7 बराबर हो जाएगा a प्लस 6d, a प्लस 6d, ठीक है। बराबर दिया हुआ है कितना, तो 34 हो गया। इसके बाद 13वां पद है, यानी T13 बराबर a प्लस 12d बराबर 64। ये समीकरण 1 मान लीजिए इसको, और इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि दोनों को हम अगर घटाते हैं, दोनों समीकरण को, तो एक प्लस में a है एक माइनस में a है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 12d में से 6d घट जाएगा तो माइनस 6d बचेगा, बराबर माइनस 64 में से 34 घटाइएगा तो माइनस 30 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से काटेंगे 6 बचे 30, यानी d बराबर कितना आ गया, तो 5। d का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि d का वैल्यू 5 आ गया है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि वैल्यू पुट करके समीकरण 1 या 2 से a का मान निकाल लेते हैं। तो a प्लस 6d है, तो 6 बचे कितना हो जाएगा 30 बराबर 34। 30 घटाइएगा 34 में से, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू कितना आ गया, तो 4 आ गया। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि हम लोगों से पूछा है कि ये कौन सी ऑप्शन जो है वह कौन सा ऑप्शन है जो कि समांतर श्रेणी में है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि a का वैल्यू क्या है, हम लोग a माने हैं, पहला पद, दूसरा पद a प्लस डी है, तीसरा पद क्या है a प्लस 2d, यानी इसी रूप में होगा। तो a का मान कितना है, तो 4 है, कॉमा। अब इससे क्या होगा a प्लस d होगा, तो a का मान 4 है और d का मान 5 है, तो 5 4 9 हो जाएगा। इसका यहाँ पे देखिएगा कि 2d है, तो 2 में d से गुना करेंगे, यानी 5 से 5 दूनी 10, 10 4 14, यानी इसी प्रकार आगे जाते रहेगा। यानी 4, 9, 14 देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर। इसमें आपको एक सारणी दिया हुआ है ना, दिख रहा होगा। निम्न सारणी का माध्य क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि माध्य बराबर होता है सिग्मा xi इंटू fi आप बटा में fi। जैसे में आप जानते हैं सिग्मा fi, आप जानते हैं कि सभी प्रेक्षणों का योग और बटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो ऊपर में आपको xi जो दिया हुआ है वह पद है और नीचे में दिया है वह पदों की संख्या। तो सोचिए कि 6 कितना बार है, तो 2 बार है। तो 6 जब 2 बार है तो कितना होगा टोटल योग कितना होगा, तो 6 दूनी 12, यानी 6 गुने 2, 6 2 बार है, प्लस 10 कितना बार है, तो 10 गुने 4, 10 4 बार है, तो 10 को 4 बार जोड़िएगा या फिर 10 को 4 से गुना कीजिए, बात बराबर
उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि 14 गुने 7 होगा प्लस 18 गुने 12 प्लस 24 गुने 8 प्लस 28 गुने 4 प्लस 30 गुने 3। अब बटा में संख्या से इसमें भाग दे दीजिए। तो संख्या कितना है? 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि इसको गुना करेंगे 6 दूनी 12 प्लस 10 चौके 40 प्लस 14 सत्ते 98 प्लस 18 दूनी 36 के 6, 18 कम 18, 18 3 21, 216 प्लस 8 चौके 32 के 2, 8 दूनी 16, 16 3 19, 192 प्लस 8 चौके 32 के 2, 4 दूनी 8, 8 3 11 प्लस 3 3 9 यानी 90 बटा में 4 आ 2 6, 7 6 13, 13 आ 3 16, 16 4 20, 20 आ 10 30 आ 10 40, यानी टोटल जोड़िएगा तो 40 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये सबको जोड़ेंगे तो 2 8 2 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 के 0 हासिल 2, 9 2 11, 1 12, 12 8 20, 1 21, 1 22, 22 8 30, 1 31, 31 1 32, 32 4 36 के 6 हासिल 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7 बटा में 40। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 नमा 36, कितना आ गया? तो 19, यानी 19 आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर है कि एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन के लिए खाद्य सामग्री है। यानी 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन का खाद्य सामग्री है, यानी 60 से गुना कर देंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा उसका। ठीक है, आदमी में जितना दिन, आदमी के संख्या में दिन से गुना कर दीजिएगा तो ये टोटल वर्क हो जाता है। ठीक है, ये टोटल इतना खाद्यान्न समझिए, खाद्य सामग्री है। परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग लेते हैं। यह खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेंगे? तो इतना काम है। अब कितना 1200 आदमी मिल करके करेगा तो कितना दिन चलेगा? तो बराबर में देखिएगा कि माना कि 1 दिन चलेगा, कितना आदमी रहेगा? तो 1200 आदमी। आ रहा समझ में? अब यहाँ से हम काटेंगे इसको 2 0 से, 2 0 कैंसिल, 12 से 12 पचे 60, x बराबर 16 पचे 80, यानी 80 दिनों तक चलेगा। जब 1200 आदमी रहेगा तो 80 दिनों तक वही खाद्य सामग्री चलेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वर्ग के आमने सामने की भुजाओं में से प्रत्येक में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो नए आयत की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो पुराने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, एक वर्ग है और आमने सामने की भुजा को बढ़ा करके क्या किया गया कि आयत बना दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका ये लंबाई है, लंबाई, और इसका ये चौड़ाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि माना कि चौड़ाई x, क्योंकि चौड़ाई x रह जाएगा तो लंबाई क्या हो गया है, इसको बढ़ा दिया गया है तो x + 5 हो जाएगा, x + 5। ठीक है, आमने सामने की भुजा बढ़ाया गया है 5-5 सेंटीमीटर, तो ये
आपका लंबाई जो है इधर x + 5 होगा तो ये भी x + 5 हो जाएगा, ये x है तो ये भी x होगा, यानी चौड़ाई उतना ही रहेगा। तो देखिएगा कि लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है। तो देखिए लंबाई का मान कितना है तो x + 5, चौड़ाई कितना है तो x है। अनुपात को आप बटा में लिखते हैं, यानी लंबाई बटा चौड़ाई, बराबर में लंबाई बटा चौड़ाई यानी 3/2, यानी 3:2 है। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x + 10 बराबर 3x। 2x घटा दीजिए उधर से तो x बराबर कितना आ गया तो 10 आ गया। x बराबर कितना आ गया तो 10 आ गया। हम लोगों से क्या पूछा गया है तो पुराने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पुराने वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते होंगे कि भुजा स्क्वायर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर, और पहले भुजा कितना था तो x था, बढ़ा करके ना x + 5 किया गया। तो पहले कितना था तो 10 था, ठीक है, तो 10 था तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 42 नंबर क्वेश्चन। इसे बोला गया क्या कि धातु के बने एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर शंकु बनाए गए हैं। इसमें से प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 1 मिलीमीटर तथा ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। ऐसे कितने शंकु बनेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि एक बेलन है, ये बेलन है, ठीक है। इसका जो त्रिज्या है, इसके आधार का जो त्रिज्या है वह 3 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसका हाइट जो है ना वह 5 सेंटीमीटर है, यानी इसका ऊंचाई जो है, इसका हाइट जो है वह 5 सेंटीमीटर है। ये चीज़ आ रहा है समझ में। इसे पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है। यहाँ पे देखिएगा कि एक शंकु बनाया गया है, पिघला करके एक शंकु बनाया गया है और इसमें से प्रत्येक के आधार की त्रिज्या, यानी बहुत सारा शंकु बनाया गया है और जिसमें से प्रत्येक के आधार की त्रिज्या जो है, इसका त्रिज्या 1 mm है, 1 mm है, मिलीमीटर है, तथा ऊंचाई इसका जो है, इसका ऊंचाई जो है वह 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। तो कितने शंकु बनेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए बड़ा सा एक बेलन है और छोटा छोटा शंकु बनाया गया है इसको पिघला करके, यानी बेलन को पिघला करके छोटा छोटा सा शंकु बनाया गया है। तो कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बेलन के आयतन निकालते हैं कि इसका कितना आयतन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r²h, पाई r²h, पाई को पाई ही रहने दीजिए। r² यानी r कितना है तो r 3 है, तो 3 का स्क्वायर यानी 9, और गुने h कितना है तो 5 है, तो इतना हो गया आपका 9 × 5 = 45 पाई, 45 पाई हो गया इसका पूरा आयतन, यानी वॉल्यूम हो गया। इसका हम लोग आयतन निकालते हैं तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r²h। तो 1/3 पाई के पाई रहने दीजिए और r², तो यहाँ पे देखिएगा कि r², r क्या है 1 mm है, तो मिलीमीटर को क्या करना है सेंटीमीटर में बदलना है। तो आप जानते होंगे कि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है ना। तो 10 से भाग देना पड़ेगा, तो गुने 1/10 और गुने 1/10, यानी 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो 1/10 गुने 1/10 गुने हाइट कितना है तो 1 सेंटीमीटर है। ये सब सेंटीमीटर में हो गया क्योंकि यहाँ पे देखिए ए भी सेंटीमीटर में है।
अब यहाँ पे देखिएगा कि इसको हम गुना करते हैं तो हो जाएगा आपका पाई बटा 300, पाई बटा 300 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आपका सेंटीमीटर क्यूब होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि जब आपको शंकु की संख्या निकालना है तो शंकु की संख्या बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन 45 पाई सेंटीमीटर क्यूब अब बटा में एक शंकु का आयतन, तो पाई बटा 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और 300 ऊपर गुना में चला जाएगा। तो 300 जब ऊपर गुना में जाएगा तो हो जाएगा आपका 5 × 15 के 5, 4 × 12 1 13 और डबल 0, यानी 13,500 शंकु बनाए जा सकते हैं। यानी इस बेलन से 13,500 शंकु इस प्रकार के बनेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपये प्राप्त हुए जो एक ट्रस्ट में जमा कर दिए गए। ट्रस्ट ने यह धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर दे दिया। यह ट्रस्ट 1200 रुपये प्रति वर्ष इस लड़के को देता है तथा ट्रस्ट का खर्च 300 रुपये वार्षिक है। 18 वर्ष की आयु होने पर उस लड़के को ट्रस्ट से कितना धन मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि साधारण ब्याज के रेट पर है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि कुल कितना धन उसको मिलना चाहिए। तो देखिए कि 10 साल के वो है, यानी 10 वर्ष के है और 18 वर्ष के हो जाने पर उसको पैसा मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 10 वर्ष का ये है और 18 वर्ष के जब हो जाएगा तो इसको पैसा मिलेगा। तो कितना वर्ष का अंतर है, तो 8 वर्ष का अंतर है, 8 वर्ष का अंतर है, क्योंकि 8 वर्ष के लिए ही पैसा लगाया गया है। तो आप जानते होंगे कि साधारण ब्याज में क्या होता है कि रेट गुने समय से गुना करते हैं तो टोटल ब्याज होता है। तो 4% रेट है, इसमें 8 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32% इसका क्या निकलेगा, तो टोटल ब्याज होगा। 32% टोटल ब्याज होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आप जानते होंगे कि 100% बराबर मूलधन होता है, तो 100% बराबर मूलधन होता है। तो मूलधन क्या है, 100% है, जबकि है 50,000 रुपये। 50,000 रुपये है, दोनों बात बराबर। या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कीजिएगा तो 1% का वैल्यू कितना, 500। तो 1% का वैल्यू 500, तो 32% बराबर कितना हो जाएगा, 32 गुने 500। 0 0 5 दूनी 10 के 0, 5 × 15 1 16, 16,000 इसका क्या निकला, ब्याज निकला। तो 16,000 रुपया ब्याज निकला। तो सोचिए कि वह ट्रस्ट इसको कितना देगा, इसको कितना देगा टोटल, तो 50,000 उसका हिसाब बैठ रहा है, 50,000 प्लस 16,000 ब्याज का, यानी 66,000 रुपये। 66,000 रुपये टोटल हिसाब हुआ उसका, है कि नहीं। लेकिन ट्रस्ट क्या करता है कि प्रति वर्ष उसको कितना देता है, तो प्रति वर्ष उसको देता है 1200 रुपया। 1200 रुपये प्रति वर्ष देता है। तो 1200 रुपये प्रति वर्ष देता है। तो सोचिए कि 1200 रुपया प्रति वर्ष दिया तो 8 वर्ष में कितना दिया होगा, यानी बिना हिसाब का 1200 रुपया प्रति वर्ष उसको दे देता है। तो 12 × 9600, 9600। और ट्रस्ट का जो खर्च है, यानी इसको लिख लीजिए प्रति वर्ष दे, प्रति वर्ष दे। अब यहाँ पे देखिएगा कि खर्च यानी ट्रस्ट का जो खर्च है वह कितना है, 300 रुपया प्रति वर्ष है। तो 300 गुने 8, यानी 8 × 2400, 2400 रुपया इसका खर्च हुआ। टोटल जोड़ेंगे 0 0 6 4 10 के 0, 9 2 11 12, यानी 12,000 रुपये वह खर्च सहित उसको दे दिया।
यानी खर्च काटने के बाद उसका जो होगा वह माइनस कितना होगा, तो 12,000। अब सोचिए कि 8 वर्ष पूरा होने पर उसको कितना पैसा मिलेगा, तो कितना पैसा मिलेगा, तो 66,000 रुपया टोटल हिसाब हुआ, इसमें से 12,000 रुपये घट जाएगा, 12,000 रुपया कट जाएगा इसका। तो 0 0 0 6 में से 2 घटेगा 4, ये हो जाएगा 5, यानी 54,000 रुपये उस लड़के को मिलने वाला है 8 वर्ष के बाद। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन है 50 नंबर में कि ताजे अंगूर में 80% पानी है और सूखे अंगूर में 10% पानी है। तो यहाँ पे देखिएगा ताजे अंगूर और सूखे अंगूर। अब यहाँ पे देखिए कि पानी क्या चीज़ है, पानी है और उसका गुद्दा होगा, पानी और गुद्दा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ताज़ा अंगूर में कितना है और सूखे अंगूर में कितना है। तो देखिए कि ताजे अंगूर में 80% पानी है, तो 80% पानी है, तो आप जानते होंगे कि 80% बराबर क्या होता है, 4/5 होगा, 4/5 होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि 80% पानी है, यानी 5 यदि पानी है तो 4 इसका गुद्दा होगा, 5 पानी है तो 4 इसका क्या होगा, गुद्दा होगा, यही ना होगा। और सूखे अंगूर में 10% पानी है, सूखे अंगूर में 10% क्या है, पानी है, तो 10% बराबर 1/10, 1/10। अब यहाँ पे समझिएगा कि सूखे अंगूर में 10 पानी है तो गुद्दा कितना है, 1 गुद्दा है। सॉरी यहाँ पे देखिएगा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे ये टोटल भाग हो गया 5 भाग में 4 भाग क्या है, पानी है, 4 भाग क्या है, पानी है, तो 1 भाग जो बचेगा वह गुद्दा बचेगा, इसका अनुपात। यहाँ पे देखिए कि 10 भाग टोटल है, तो 10 भाग में 1 भाग क्या है, पानी है, 1 भाग पानी है, तो गुद्दा कितना बचेगा, 9 भाग गुद्दा बचेगा। बोला जा रहा है कि यदि सूखे अंगूर का वजन 250 किलोग्राम है, जब वह ताज़ा था तो उसका कुल वजन कितना था। तो देखिएगा कि सूखे अंगूर का वजन 250 किलोग्राम, यानी सूखे अंगूर का वजन जो है 250 किलोग्राम है। तो जब अंगूर ताज़ा था तो उसका वजन कितना था, ये चीज़ पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे समझिए कि सिंपल क्या करना है कि पानी का मात्रा इधर उधर हो सकता है, लेकिन गुद्दा जितना पहले था उतना अभी भी होगा। तो यहाँ पे देखिए कि गुद्दा बराबर गुद्दा करेंगे तो इसे कितना से गुना करना होगा कि बराबर हो जाए, तो इसमें 9 से गुना कर देंगे, तो 9 चौके 36 और 9 एकम 9, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए कि 9 1 10 अनुपात में 10 भाग क्या है, सूखे अंगूर में 10 भाग टोटल भाग है, जबकि है कितना 250 किलोग्राम। बात बराबर यहाँ से 1 0 से 1 0, अनुपात 1 बराबर कितना, तो 25, अनुपात 1 का वैल्यू कितना निकल गया, तो 25 निकल गया। हम लोगों से पूछा गया है कि जब अंगूर ताज़ा था तो उस समय उसका भाग कितना था, तो उसका भाग था 36 + 9, 36 + 9, 9 6 15 के 5, 3 1 4, यानी 45 था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अनुपात में 45 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 25 है, तो 45 का वैल्यू 45 × 25 हो जाएगा, 25 25 125, यानी 125 के 5 हासिल 12, 25 चौके 100, 100 और 12 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, यानी 1125 किलोग्राम, 1125 किलोग्राम ताजे अंगूर का टोटल भाग था, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक रेलगाड़ी समांतर पटरी पर उसी दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही 192 मीटर लंबी रेल के पास पहुंच जाती है तथा इसे पूर्णतया 1.5 मिनट में पार कर जाती है। यदि ये दोनों गाड़ियां विपरीत दिशाओं में जा रही हो तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी
तेज गति से जा रही रेलगाड़ी की लंबाई भी ज्ञात करें। यहाँ पे देखिएगा कि एक ही दिशा में जा रहा है समांतर पटरी पर, तो दोनों का लंबाई हम लोग क्या करते हैं कि ऐड कर देते हैं। तो एक का दिया हुआ है लंबाई 192 मीटर और दूसरा का मालूम नहीं है, तो देखिए 192 प्लस एक्स, 192 प्लस एक्स, क्योंकि दोनों का लंबाई क्या होगा, विपरीत हो या फिर एक ही दिशा में जुड़ता है। बराबर में देखिएगा कि यहाँ पे चाल घट जाएगा 72 माइनस 54, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल घटेगा। गुने आपको 5/18 करना है और यहाँ पे देखिए गुने 1.5 मिनट है यानी 90 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम लोग तोड़ते हैं तो 18 × 5 = 90, 50 × 25 तो 192 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा, इसको घटाइएगा 12 में से 4 घटेगा 8, ये बच जाएगा आपका 6 में से 5 घटेगा 1, 18 × 25, 192 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 18 × 5 = 90 के 0 हासिल 9, 18 दूनी 36, 4 40 और 5 45, 450। इसको घटाते हैं तो एक्स बराबर हो जाएगा 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, 14 में से 9 घटेगा 9, 5 14 5, 3 में से 1 घटाएंगे 2, यानी 258 मीटर लंबी रेलगाड़ी है दूसरी रेलगाड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन और दिया है, एक आंसर और निकालना है कि जब वह विपरीत दिशा में जाए, जब वह विपरीत दिशा में जाएगी तो फिर क्या होगा कि कितना समय लगेगा। ठीक है, तो विपरीत दिशा में क्या होगा, चाल जुड़ जाएगा और यहाँ पे देखिए दोनों का लंबाई भी जुड़ेगा, तो 192 प्लस 258 बराबर, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 4 2 6 7 5 12, 126 गुने 5/18 आपको करना ही और टाइम निकालना है टी। अब यहाँ से देखिएगा कि इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0, 9 5 14 1 15 के 5, 2 1 3 1 4, 450 बराबर, ये कटने वाला है क्या, 6 2 8 1 9, 9 से कटेगा 9 दूनी 18 और 9 से 9 एकम 9, 9 चौके 36। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 सते 14, तो 7 गुने 5 गुने टी, 5 से इसको काटेंगे 5 9 45, 90 बार में, तो टी बराबर हो जाएगा 90/7, भाग देंगे तो 9 एकम 7 एकम 7 2 यानी 20, ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 6 बचेगा 60, 7 8 56, 4 बचेगा 40, 7 5 35, यानी लगभग 12 किधर गया 12.86, यानी लगभग 12.86 सेकेंड, 8 5 5 आएगा तो 8 6 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी तो 12.86 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी, जबकि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 258 मीटर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 58 नंबर में है कि ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, यानी ए जो है बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, यानी ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। बी जब तक एक काम करेगा ए कितना कर देगा तो 4, यानी इसका क्षमता हो गया, क्षमता का अनुपात है, यानी एफिशिएंसी का अनुपात हो गया। इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय, यानी कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय होता है, तो 1:4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि बी से कितना दिन पहले काम कर पाता है, तो बी से देखिएगा कि 3 दिन, यानी दोनों के बीच में जो अंतर है वह 3 का है, यानी 3 दिन पहले काम कर लेता है। यहाँ पे देखिए कि बी करता है 4 दिन में, जबकि ए करता है 1 दिन में। ठीक है, क्योंकि क्षमता ज़्यादा है इसका, तो बी की अपेक्षा ए 3 दिन कम समय में पूरा करता है, जबकि करता है 60 दिन कम समय में।
इसको काटेंगे तो 20 × 60, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 20। तो अनुपात 1 का वैल्यू 20 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20, 4 दूनी 8, 80। यानी बी 80 दिन में पूरा करता है, जबकि ए करता है 20 दिन में। अब यहाँ पे देखिएगा कि दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल काम निकल जाएगा, यानी टोटल वर्क निकलेगा। तो 80 वर्क हो गया, 20 चौके 80 और 80 एकम 80। यानी यहाँ पे क्षमता तो पहले से भी पता था, निकालने का कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे देखिए बोला गया कि दोनों जब मिल करके काम करेगा, यानी ए और बी दोनों मिल करके काम करेगा, तो इसी काम को, कौन काम को, इस 80 काम को, ठीक है, कितने दिन में कर पाएगा। तो ए करेगा 4 काम, बी करेगा 1 काम, तो 4 1 5 काम प्रतिदिन होगा। तो 16 × 5 = 80, यानी 16 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। दोनों मिलकर के काम करेगा तो 16 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से लगाया जाता है। 2 तथा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 210 तथा 331 है। मूलधन तथा दर ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का है 210 रुपये, जबकि 3 वर्ष का है 331 रुपये। तो यहाँ से हम लोगों को मूलधन और दर दोनों चीज़ पूछा गया है। यहाँ पे देखिएगा कि 2 वर्ष से यदि हम लोग निकालते हैं, बाई ऑप्शन भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए कि 2 वर्ष का निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए पी को इस प्रकार 2 भाग में डिवाइड करते हैं हम लोग, है ना, 2 भाग में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि इसको हम 100 मानते हैं और इसको भी 100 मानते हैं, तो दोनों साधारण ब्याज हो गया, दोनों मिला करके 200, और 10 रुपया जो होगा यह इसका डिफरेंट होगा, और इस सभी को जोड़ेंगे तो 210 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कि डिफरेंस से हम निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं तो रेट निकल जाएगा, क्योंकि 100 का R% बराबर कितना होता है, डिफरेंट होता है। यानी पहले वर्ष के साधारण ब्याज का R% बराबर क्या होता है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। 100 से 100 कैंसिल, यानी R बराबर 10%। R बराबर जब 10% निकल गया, इसका मतलब यहाँ पे देखिए कि P का R% बराबर होता है पहले वर्ष का साधारण ब्याज। तो R% R का वैल्यू कितना आया, 10, तो 10/100 बराबर 100, 10 से 10, P बराबर कितना हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। यानी रेट कितना निकल गया, रेट निकल गया 10% और मूलधन निकल गया 1000 रुपये। अब यहाँ से हम लोग चेक करके देखते हैं कि आखिर ये चीज़ आता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए कि रेट अगर 10% है तो 10% बराबर 1/10 होता है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 11/10 हो जाएगा। ठीक है, 11/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि 2 वर्ष के लिए स्क्वायर करेंगे, जबकि 3 वर्ष के लिए रेट तो यही रहेगा, क्यों करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि स्क्वायर करेंगे तो 11 के स्क्वायर 121 होता है, अब बटा में 10 के स्क्वायर 100। आ रहा समझ में। अब यहाँ पे देखिएगा कि 11 का क्यू क्या होता है, 11 का क्यू कीजिएगा तो 1331 होता है, जबकि 10 का क्यू करेंगे तो 1000 होगा। अब यहाँ पे समझिएगा कि नीचे जो होता है यह मूलधन होता है, नीचे जो होता है यह मूलधन होता है। तो मूलधन कितना है, 1000 है, तो 1000 करने के लिए 10 से नीचे में भी गुना और ऊपर में भी 10 से गुना, तो ये हो जाएगा 12100 और नीचे हो जाएगा 10000। ठीक है, सॉरी 1000, ये हो जाएगा 1210 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि दोनों के बीच का ऊपर वाला जो होता है मिश्र धन होता है, नीचे वाला मूलधन होता है। तो मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो देखिए 1210 में से 1000 घटाएगा तो 210 रुपया बच रहा है, जो कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। और यहाँ पे देखिएगा कि 1331 में से 1000 घटाएंगे तो 331 बच रहा है, जो कि यहाँ पे देखिए 3 वर्ष का ब्याज है कि नहीं है। इसका मतलब आपका रेट 10% और प्रिंसिपल इसका यानी मूलधन कितना है, तो 1000। यही इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर कि एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है।
सोच के देखिए कि 25% अंक प्राप्त किया और 60 अंक से फेल कर गया, इसका मतलब 60 अंक और होता तो यह पास कर जाता, तो इसको पास करवा दीजिए। 60 अंक और इसको जोड़ करके क्या करना है कि पास करवा देना है। इसका मतलब क्या निकला, यह पास मार्क निकला, यानी इतना मार्क्स होता तो पास हो जाता वो। जबकि एक दूसरा छात्र जो 50% अंक प्राप्त करते हुए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक से 40 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लेता है। यानी दूसरा छात्र क्या करता है कि 50% अंक तो लाता है लेकिन पास मार्क से ज़्यादा ले आता है, तो इसमें से घटा लेते हैं जितना ज़्यादा लाता है, यानी 40 अंक ज़्यादा लाता है तो 40 माइनस कर देते हैं, तो ए भी पास मार्क होगा और ए भी पास मार्क, दोनों यहाँ से इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि प्रतिशत को एक साइड ले जाकर के जोड़ते हैं, घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कि 25% इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। तो यहाँ पे देखिए 50% में से 25% घटेगा तो 25% बचेगा, बराबर। यहाँ पे देखिए -40 है, इधर आएगा तो +40 हो जाएगा, यानी 60 + 40 100। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया तो 4 आ गया। 1% का वैल्यू कितना आ गया तो 4 आ गया। हम लोगों से बोला गया क्या कि परीक्षा के लिए अधिकतम कितने अंक रखे गए थे, तो अधिकतम रखे गए थे कितने अंक, तो 100%, क्योंकि अधिक से अधिक कितना होता है तो 100% होता है, ठीक है। तो 100% होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि 1% बराबर 4 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 4 × 100, यानी 400 अंक। परीक्षा में अधिकतम 400 अंक का परीक्षा हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 70 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो बच्चा भी बता सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो 2 होती है ना। वैसी संख्या जो 1 और 100 के अलावा किसी से न कटे, तो 2 जो है वह सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो ऐसे पूछेगा कि कितनी ऐसी संख्या जो कि सम भी है और अभाज्य भी है, तो वह एक संख्या होगा, ठीक है। और कौन सी संख्या है, तो वह 2 होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में, 3 संख्या ए, बी, सी है और इसका रेशियो दिया हुआ है 1:2:3। उनका औसत 600 है। औसत क्या है 600 है। यदि ए में 10% वृद्धि और बी में 20% की कमी की जाए तो औसत में 5% की वृद्धि प्राप्त करने के लिए सी में कितनी वृद्धि करनी होगी। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर समझिए औसत कितना है तो 600 है और संख्या कितना है तो 300 है, तो योग कितना हो जाएगा तो 1800 हो जाएगा। क्योंकि आप जानते होंगे कि औसत में संख्या से गुणा करते हैं तो टोटल योग होता है। टोटल योग 1800 होगा, जबकि यहाँ पे देखिए टोटल योग संख्या का कितना है 3 × 2 = 5 × 1 = 6, अनुपात में 6 है लेकिन है 1800। यहाँ से हम लोग काटते हैं इसको, तो 6 से 6 × 3 = 18, यानी 300 बार में। अनुपात 1 बराबर कितना तो 300। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया तो 300। तो 1 का वैल्यू 300 है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 300, बी का मान 3 × 2 = 600 और सी का मान 900, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए बोला गया क्या कि ए में 10% वृद्धि किया जाता है, तो ए में 10% वृद्धि किया जाता है तो 330 हो जाएगा। यहाँ 10% वृद्धि कीजिएगा तो 330 हो जाएगा। जबकि बी में 20% की कमी किया जाता है, बी में 20% की कमी किया जाता है, तो इसका 20% कम कीजिएगा तो 600 का 80/100, 2 0 से 2 0, 8 6 48, 480 हो गया। कम करने के बाद 480 हो गया। बोला गया क्या तो औसत में 5% वृद्धि प्राप्त करने के लिए सी में कितनी वृद्धि करनी होगी। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि औसत में 5% की वृद्धि करना है, तो औसत पहले कितना था तो 600 था, इसमें 5% वृद्धि करेंगे तो 105/100 होगा। 0 से 0, 6 × 5 = 30, 6 × 1 = 6, यानी 630 हो जाएगा औसत, ठीक है। औसत कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा। तो योग कितना होगा तो 3 संख्या है × 630, तो 1890, यानी संख्या कितना आ गया 1890। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि पहले 1800 था, अभी 1890 है। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें कमी किया, इसमें वृद्धि किया गया, इसमें कमी किया गया, तो दोनों को जोड़ करके हम लोग देखते हैं कि कितना आता है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 8
3। देखिए यहाँ पे ए बी सी तीनों का मान जोड़ना होगा, तो 330 प्लस 480, क्योंकि इसमें वृद्धि हो चुका है, इसमें कमी हो चुका है, तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सी में क्या करना है कि वृद्धि करना है, तो पहले जोड़ करके देखते हैं हम लोग को कितना पुराना है, तो 1890 पुराना है अब, ठीक है। लेकिन है कितना कमी वृद्धि के बाद 0, 8 और 3 11 के 1, 9 4 13, 3 16 1 17, 1710। 1710 योग आ रहा है, जबकि 1890 पुराना है। तो 1890 पुराना है, तो 1890 में से आप क्या कीजिए कि 1710 को घटा दीजिए, ठीक है। 0 8 1 यानी 180 किस में जोड़ना होगा, तो सी में वृद्धि करना होगा, यही इसका आंसर हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे 8% लाभ करने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि छूट किस पर देता है, मार्केट प्राइस पर। कितना 10% छूट देता है, यानी 90%, यानी 10% छूट देने के बाद इतना में बेचता है, जबकि 8% लाभ प्राप्त करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 8% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 8% लाभ प्राप्त करने के लिए तो लाभ किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर होगा। 108/100 दोनों बात यहाँ पे बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इससे इसको कैंसिल करेंगे, है ना, ये आ जाएगा इधर MP/CP बराबर हो जाएगा 108/90। हम लोगों से बोला गया है अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा, ठीक है। तो अभी इतना चाहिए, 108 रुपया चाहिए, 108 रुपया चाहिए इसको 8% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो कितना वृद्धि करना होगा, इसको 18 वृद्धि करना होगा, 18 वृद्धि करना होगा, कितना में 90 में, गुने 100। 18 से 18 पचे 90, 20 पचे 100, यानी 20% वृद्धि करना होगा। यानी अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक रखना होगा, तब जाकर के यह 8% लाभ प्राप्त कर पाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 148, 246 तथा 623 को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में क्रमशः 4, 6 और 11 प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या होता है, HCF होता है। और शेषफल जो आता है इसको क्या करते हैं कि इसमें से हम लोग घटा लेते हैं। बनाने का तरीका है कि इसको घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा आपका 240, ये हो जाएगा आपका 612। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि आपको क्या करना है, इसके बीच का अंतर करना है। या तो इसका HCF निकालिए साधारण विधि से, नहीं तो देखिए कि ये कमाल का विधि है, इसको क्या करते हैं कि अंतर करते हैं, अंतर करेंगे तो, या फिर अंतर कीजिए, चाहे ऐसे भी आप देखिए कि कौन से ऑप्शन से यह कटेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे कटेगा। तो 18 से कटेगा क्या, 18 8 144, ठीक है, 18 से ही कटेगा, 18 कम 18, 18 और 60 नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा। 12 से देखिए तो 12 12 144, 12 दूनी 24, ये 12 से कट जाएगा, 12 पच्चे 60, 12 एकम 12, बिल्कुल कट रहा है। और 12 से बड़ा कोई है नहीं, यानी HCF इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 12, यानी 12 आपका सही आंसर हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ 5% अधिक हो जाता।
तो घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दिए जाए। इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 20% का वैल्यू आप देखिएगा तो 1/5 होता है ना। तो 5 के समान यानी कॉस्ट प्राइस जो होगा इसका CP 5 होगा, जबकि सेलिंग प्राइस कितना होगा तो 6 होगा, यानी 5 रुपये के समान 6 रुपये में बेचा जाता है, तब तो 20% का लाभ होता है। अब इसे बोला गया है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक में 100 रुपये कम कर दिए जाए तो लाभ 5% अधिक हो जाता है। ये लाभ क्या होता है, अब 20% से 25% हो गया, यानी 1/4। अब यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 4 हो गया, जबकि सेलिंग प्राइस इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 1 5। अब यहाँ पे देखिएगा तो घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था। घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था तो 5 था, ये प्रारंभिक है, ये बाद में है कम करने के बाद, ठीक है। तो 5 था। अब यहाँ पे देखिएगा कि ऑप्शन से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे पता चलता है क्या कि ऑप्शन नंबर बी लेकर के देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी 500 है, 500 है ना, तो इसका क्रय मूल्य कितना है 500, जो चीज़ पूछा गया वो दिया हुआ रहता है, तो 500 है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 1 बराबर यानी 5 यूनिट बराबर 500, तो 1 यूनिट बराबर कितना 100, 1 यूनिट बराबर 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 1 यूनिट बराबर 100 है, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा तो 600 होगा, यानी 500 के समान 600 में यह बेचा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 500 के समान 600 में बेचा था। अब यही चीज़ कितना होगा, अब यही चीज़ कितना हो गया तो देखिएगा कि 100 रुपया दोनों में से घटाया गया है, 100 रुपया दोनों में से घटाया गया है, तो 500 रुपया के समान था तो 400 रुपया हो गया, और बेचा कितना में तो 500 में। अब यहाँ पे देखिए कि इस रूप में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, यानी इस रूप में आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 400 के समान 500 में बेचा, यानी 100 रुपया लाभ कमाया, कितना में तो 400 में, गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे 25 चौके 100, यानी 25% क्या हुआ लाभ हुआ। और ऐसे भी बोला जा रहा है कि 5% अधिक लाभ होता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 500 रुपया उसका प्रारंभिक जो लागत होगा वो था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 95 नंबर कि 7% प्रति वर्ष की दर से 30,000 रुपये की मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज की राशि 4347 रुपये है, ब्याज की अवधि ज्ञात करें। यानी समय हम लोगों से पूछा है कि कितने समय के लिए यह लगाया गया है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 30,000 रुपये है ना, 7% इसका रेट है, तो 7% रेट है, तो हम लोग देखते हैं कि 30,000 का 7% कितना निकलेगा 7 2100, यानी पहले वर्ष में इसका ब्याज होगा 2100, दूसरे वर्ष में भी 2100 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि 4347 रुपया टोटल है, 4347 रुपये टोटल है, ये टोटल ब्याज कितना है 4347, जिसमें से 21 दूनी 4200 रुपया आपका साधारण ब्याज ही आ रहा है 2 वर्ष में। यहाँ पे देखिएगा कि 2 वर्ष के लिए हम पहले निकालते हैं कि आखिर उतना पूरा रहा है कि नहीं। फिर 2100 का हम लोग क्या करेंगे कि 7% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147। अब यहाँ पे 147 रुपये हम जैसे ही जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि 21 दूनी 42 है, 4347 रुपया आ गया कि नहीं। यानी कितने वर्ष के लिए तो 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए लगाया गया था तो 2 वर्ष के लिए, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 98 नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। कब 5 वर्ष बाद
पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी कब? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद, यानी प्लस में लिखेंगे बाद के लिए। जबकि 5 वर्ष पहले यह अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले कितना था? तो 7 गुना था। पुत्र 1 का रहा होगा तो ये 7 का रहा होगा। पूछा जा रहा है क्या कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, पिता की वर्तमान आयु पूछा है तो यहाँ पे अंतर बराबर तो नहीं आएगा। अंतर बराबर करने के लिए ऊपर दोनों का अंतर देखेंगे, नीचे दोनों का अंतर देखेंगे। तो ऊपर दोनों का अंतर 2 का है, नीचे में दोनों का अंतर 6 का है। नीचे दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना, ऊपर दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना करेंगे। 6 18, 6 एकम 6, 2 से 7 दूनी 14, तो एकम 2। देखें तो अंतर कितना का है? तो अंतर 4 का है। अनुपात में अंतर 4 का है, जबकि अंतर कितना का है? तो पहले और बाद जुड़ जाता है तो 5 5 10 का है। 2 दूनी 4, 2 5 10। अनुपात 1 बराबर आ गया कितना? तो 5/2। 5/2। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 5/2 आ गया। पिता के वर्तमान आयु पूछा गया। तो पिता के वर्तमान आयु आप इससे निकाल लीजिए चाहे इससे निकाल लीजिए। अब ये चीज़ नहीं रहा, अब इससे निकालना है आपको। तो 18 अनुपात 1 का वैल्यू 5/2 है, तो 18 का वैल्यू 18 गुने 5/2। ये कब का निकला? 5 वर्ष बाद का निकला है। ठीक है, तो 2 से 2 में 18, 9 5 45। तो 45 वर्ष कब का निकला? 5 वर्ष बाद का निकला। तो वर्तमान में पूछा जा रहा है, तो 45 में से 5 घटा देंगे यानी 40 वर्ष। यानी पिता का वर्तमान आयु कितना है? तो 40 वर्ष है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।